दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछले 1-2 दिनों से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका, थोड़ी अधिक व्यस्तता थी। तो आज हम लोग इतिहास के नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। आज का टॉपिक हमने जो मौर्य काल हम लोग कर रहे थे उसी से अगला टॉपिक लिया है, वो है मौर्य काल पार्ट 3। तो इसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से मौर्यकालीन जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं संक्षिप्त रूप में 1-2 मिनट में बता देता हूँ आपको मौर्यकाल के बारे में। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में मौर्यकालीन साम्राज्यवादी स्थितियों या जो प्रशासनिक संरचना थी उस पर चर्चा की। अब हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मौर्य काल में अब आप लोग जैसा कि जानते होंगे, जब महाजनपद काल आता है उसके बाद मगध साम्राज्य का उद्भव होता है, तो अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर के एक उन्नत स्थिति में पहुंच गई थी और भारत इस समय विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही अधिक समृद्ध देश हुआ करता था। मौर्य काल में जो की अर्थव्यवस्था के बारे में जो चाणक्य है, साथ ही साथ जो है और भी जो स्रोत हैं, विदेशी जो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने भी कुछ एक चर्चा की उसकी आर्थिक संरचना के बारे में, उनकी आर्थिक अवस्थिति के बारे में। तो विशेष रूप से जो है कृषि मुख्य आधार हुआ करती थी। कृषि के रूप में जो है कर 1/6 लिया जाता था और ये कर सामान्य रूप से जो तत्कालीन और भी जो है वंश हुए या राजवंश हुए उनमें सबसे अच्छा और आदर्श कर माना जाता था, जिससे प्रजा पर भार भी नहीं हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, मौर्य काल में जो कर लिया जाता था उसका जो पे करना था वो बहुत ही नेसेसरी था। अगर ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि अगर मौर्य काल में कोई भी कर का पे नहीं करता था तो उस स्थिति में उसको मृत्यु दंड तक की सज़ा दी जाती थी। मतलब कुल मिलाकर के कर का जो पेमेंट था वो नेसेसरी था। अगर कोई भी उसमें चोरी करता है, कर चोरी, तो उस स्थिति में उसको कठिन से कठिन सज़ा दी जाती थी। तो और उसके साथ ही जो युद्ध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार भी इन शासकों ने किया। जब कलिंगा के युद्ध में अशोक जो है समुद्र तक पहुंच जाता है, जिसका कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चूँकि उड़ीसा सोने और हीरे आदि के लिए प्रसिद्ध था और साथ ही साथ तटीय समुद्र क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए भी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो आर्थिक आधार था वो बहुत ही समृद्ध था। अब इससे संबंधित हम लोग MCQ टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अनाज के बदले नकद में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो दोस्तों, मौर्य काल में जैसा कि मैंने बताया कई प्रकार के कर हुआ करते थे और अभी भी आप अगर कर की संरचना से तुलना करें तो अभी भी जो है GST है, वेट है और कई एक्साइज ड्यूटी है। ये सब जो है कई ड्यूटीज़ हैं, तो टैक्सेस हैं, तो लिए जाते हैं। वैसे मौर्य काल में भी लिए जाते थे। तो उसमें जो है ऐसा कौन सा कर था जो अनाज के बदले नकद में लिया जाता था। तो पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं उसका। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर B होगा, यानी भाग, हिरण्य, बलि और विष्टु में से कौन सा लिया जाता था? हिरण्य। हिरण्य जो हुआ करता था वो नकद रूप में लिया जाता था और शेष जो कर हुआ करते थे, भाग जो हुआ करता था वो एक तरीके से भाग जो हुआ करता था वो एग्रो टैक्स था, यानी एग्रीकल्चर से लिया जाता था। जो कृषि उत्पाद हुआ करते थे, यानी जो अनाज हुआ करता था उसका एक भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। और बलि जो हुआ करता था वो भी एक टैक्स था, वो रेवेन्यू टैक्स था। यानी बलि अगर कोई बिज़नेस करता है या कोई और भी जो है किसी के माध्यम से आय अर्जित करता है तो उस आधार पर उससे बलि जो है करके एक भाग के रूप में ली जाती थी। और विष्टि जो जानते हैं आप लोग, विष्टि जो होती थी वो एक तरीके से बेगार हुआ करती थी। जो लोग कर नहीं चुका पाते थे या जो लोग दंडात्मक रूप में शासन उनको या राज्य की ओर से उनको बेगार ली जाती थी, उसको विष्टि कहते हैं। रोमिला थापर का कहना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ तो कलिंगा के युद्ध से लाखों लाख की संख्या में दास जो है पकड़ करके मगध साम्राज्य में लाए गए और वहाँ उनसे बेगार ली गई, जिससे ऐसा मानते हैं कि अशोक ने खेती कराई और उससे जो मौर्य साम्राज्य है उसकी आर्थिक समृद्धि उन्नत हुई। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किस प्रदेश में करवाया था। तो कौन सा प्रदेश है आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी। अगर आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग जो है आंसर करिए।
तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं: सौराष्ट्र, धौली, नासिक और श्रवणबेलगोला। तो इसका आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र जो भारत है, भारत का जो ये वाला पोर्शन है, विशेष रूप से थोड़ा मिनट सही नहीं बना, तो जो सौराष्ट्र गुजरात वाला पोर्शन है उसी में जो है सौराष्ट्र तटीय क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर चूँकि ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था, इस वजह से यहाँ पर सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और यहाँ का जो गवर्नर था, या प्रादेशिक भी बोलते थे इसको, तो वो कौन था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त यहाँ का गवर्नर था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके माध्यम से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये आप याद रखेंगे। सौराष्ट्र प्रांत का जो प्रादेशिक या गवर्नर कौन हुआ करता था? पुष्यगुप्त। और इसी का जो बेटा हुआ पुष्यगुप्त का, वो हुआ चक्रपालित, चक्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में तांबे का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आप जैसा देखेंगे, मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधार केवल और केवल जो है वस्तु विनिमय का तक ही सीमित नहीं था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार सिक्के भी बन गए थे, जिसमें जो पण हुआ करता था, पण मुख्य रूप से राजकीय सिक्का हुआ करता था। इसका आदान प्रदान अधिक हुआ करता था सामान्य विनिमय माध्यमों में, और जो वेतन हुआ करता था वो भी पण के रूप में मिला करता था। ठीक है, इसके पण के अलावा जो है इसमें कर्षापण, धारण आदि सिक्के हुआ करते थे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 आंसर, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी अगर आंसर आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा काकड़। काकड़ जो होते थे वो तांबे का सिक्का कहला जाता था। तांबे का सिक्का क्या होता था? काकड़। इसी को माशक भी बोलते थे। अगर विकल्प में आपके पास आंसर माशक भी दे तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे। माशक और काकड़ ये तांबे के सिक्के हुआ करते थे। और पण जो हुआ करता था ये किसका हुआ करता था? चांदी का। इसी चांदी के सिक्के और भी हुआ करते थे। रूपे या रूपक जो हुआ करते थे वो भी चांदी के हुआ करते थे। और कर्षापण जो हुआ करता था वो क्या होता था? चांदी यानी सिल्वर प्लस तांबा यानी कॉपर, Sc। याद रखिएगा आप लोग। कर्षापण क्या होता था? Sc मतलब सुप्रीम कोर्ट मत समझेंगे। Sc मतलब सिल्वर प्लस कॉपर मिल करके जो सिक्के बनाए जाते थे वो कर्षापण कहे जाते थे मौर्य काल में। आप लोग इसको याद रखेंगे। और धरण जो हुआ करता था वो स्वर्ण का सिक्का होता था। ठीक है, तो इन सिक्कों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैंने बहुत ही डिटेल से इन चीज़ों को आपको समझा दिया है। आप इनको नहीं भूलेंगे मुझे उम्मीद है, और आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस में किया गया है? आप लोग जान रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। वृषल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं: अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मुद्रा राक्षस जो है इसमें वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द? वृषल शब्द। और वृषल शब्द क्या है? वृषल मतलब निम्न के रूप में इसको जो है, या तुच्छ के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। और आप लोग जानते होंगे जो एक मैं अवधारणात्मक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो ब्राह्मण साहित्य है, पूरे समूचे ब्राह्मण साहित्य ने मौर्यों को निम्न कुल से संबंधित बताया है, और जो बौद्ध साहित्य है वो मौर्य और जैनों को क्षत्रिय कुल से संबंधित बताता है, और जो विदेशी खासकर यूनानी साहित्य है उसमें भी जो मौर्यों को नापित यानी नाई का बेटा कहा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे कॉन्सेप्चुअली। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने किस प्रांतीय विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो इसका 4 विकल्प हैं। आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी, तब तक मैं समझाता हूँ। आप लोग आंसर करिए। तो दोस्तों जैसा कि मौर्य साम्राज्य आप जानते होंगे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरीके से विस्तृत था, और
इसमें जब मौर्य साम्राज्य का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था वहाँ पर, यहाँ पर तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला में विद्रोह हो गया, तो विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार था, उसने बिंदुसार ने एक मिनट, हाँ, बिंदुसार ने किसको भेजा? तो दोस्तों आप जानते होंगे यहाँ पर पहले से सुसीम एक तरीके से पोस्टेड था, या इस प्रांत का एक तरीके से निगरानी सुसीम के अधीन थी या उसी के अंडर में दिया गया था। लेकिन सुसीम से जब उत्तर पश्चिम प्रांत में अव्यवस्था के कारण, जो शासकीय भ्रष्टाचार है या शासकीय नीतियों के कारण जो विद्रोह हुआ, तो सुसीम उसको दबा नहीं सका। उस स्थिति में यहाँ से मगध साम्राज्य से अशोक को भेजा गया तक्षशिला कि आप साहब जाइए और यहाँ पर विद्रोह को दबाइए। तो अशोक यहाँ गया और यहाँ वो 6 महीने लगभग रुका, तब जाकर के उसने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया। क्योंकि सीमावर्ती प्रांतों में विद्रोह की संभावना अधिकांशतः बनी रहती थी। ऐसे ही और 1-2 प्रांतों में विद्रोह मौर्य साम्राज्य में हुए। अगर दूसरा प्रांत अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जानकारी। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला। ओके, इज इट क्लियर? अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। चारों विकल्प में से चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक होगा, बिंदुसार होगा या पुष्यमित्र होगा। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने, जब मैंने अभी ऊपर बताया, इस क्वेश्चन को साथ में ही मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप एक साथ में कोरिलेट कर सकें चीज़ों को। तो जब अशोक जो था वो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने गया, तो यहाँ पर या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वह लगभग 5 से 6 महीने रहा, और इस दौरान उसने यहीं पर, जो आज जम्मू कश्मीर बोलते हैं, वहीं पर इसने श्रीनगर की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? आपके पास 4 विकल्प उपलब्ध हैं। चारों विकल्पों में से फर्स्ट इज मेगस्थनीज, सेकंड इज प्लूटार्क, थर्ड इज कौटिल्य एंड फोर्थ इज एरियन। तो किसने कहा था? यहाँ पर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी आंसर, तब तक मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों पोलिब्रोथा क्या था? पाटलिपुत्र जो था उसको पोलिब्रोथा के नाम से जाना गया। यूनानी जो एक तरीके से इतिहासकार कहिए या दूत कहिए, उन्होंने कहा इसको। तो कौन था वो? तो पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मेगस्थनीज। सॉरी, जो मेगस्थनीज था, मेगस्थनीज ने क्या किया कि जब वो यहाँ पर 298 ईसा पूर्व जब आता है, तो उस दरमियान वो जब आता है, देखता है पाटलिपुत्र को, अरे ये तो इतनी भव्य महल, तो जहाँ तक चूँकि वो यूनान से आया था, उसने कई देशों का भ्रमण किया था तत्कालीन, तो वो उस समय पूरे विश्व स्तर पर ईरान के 2 राजमहल हुआ करते थे, सूसा और एकबतना। इन दोनों राजमहलों की भव्यता उस समय विश्व प्रसिद्ध थी, यूनानी लोग भी उससे आकर्षित होते थे। लेकिन जब पाटलिपुत्र आता है, तो पाटलिपुत्र में जब अशोक का राजमहल देखता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल देखता है, तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि इतना भव्य जो है राजमहल, और इसके साथ साथ जो पाटलिपुत्र की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, चारों तरफ लकड़ी की दीवारें हुआ करती थी, बुर्ज बना हुआ करते थे, उसमें तीर भेद चलाने के लिए जगहें हुआ करती थी। तो इन सब से देख करके वो बहुत आकर्षित हुआ। तो ये सब चीज़ें मैंने कोरिलेट करके आपको इसलिए बताई, आप इसको याद रखिएगा। तो इसने पोलिब्रोथा पाटलिपुत्र को किसने कहा? मेगस्थनीज ने। और ये सब अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल कहाँ थे? पटना में। आज भी जो है पटना में बुलंदी बाग है, कुम्हरार है, ये सब जो है मौर्यकालीन प्रमुख स्थल हैं जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले हुए। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज जॉन टावर्स, सेकंड इज हैरी स्मिथ, थर्ड इज चार्ल्स मैकॉफ, फोर्थ इज जेम्स प्रिंसेप। तो आप लोग बताएंगे कि किसने अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले पढ़ा था। तो आप लोगों को मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर?
जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जब आता है तो जेम्स प्रिंसेप जंगलों में ऐसे ही घूमता है, चूँकि ये विद्वान था, भूगर्भ शास्त्र से भी संबंधित था, ठीक है। तो ये जब घूमते घूमते इसको जंगल में अशोक के शिलालेख मिलते हैं, उसके बाद इसको वो पढ़ता है। तो पढ़ने के क्रम में क्या होता है, इसको लगता है कि यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, लेकिन ये क्योंकि उसकी कई लिपियाँ थीं तो वो जो अन्य लिपियों के लेख थे वो तो जो है नहीं पढ़ पाता है, जो ब्राह्मी लिपि से संबंधित लेख थे उसको पढ़ने की कोशिश करता है और थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करता है। तो किसने सबसे पहले पढ़ा, आप ये इसको आंसर आप समझ गए होंगे, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाफाइर किसने किया। सॉरी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर इसका विकुटन किसने किया, प्रश्न का आंसर सेम होगा, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज चेंज है इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो और इसकी मेन वजह यह है जिससे आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों के मीनिंग सेम है। विकुटन कहे, डिसाफायर कहे या पढ़ने वाला प्रथम कहे, तो द फाइनल आंसर विल बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वह व्यक्ति था जिसने अशोक के राज्यादेश या शासकीय आदेश जो थे उनको सबसे पहले विकुटित किया था, या उनको सबसे पहले पढ़ा था, या उनके बारे में सबसे पहले जानकारी उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो लिपि आधार पर अशोक का इतिहास साम्राज्य को समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को, कि अशोक का जो ये साम्राज्य था, चूँकि इधर यूनानी लोगों का प्रभाव रहा था, अतः यहाँ पर यूनानी और आरामाइक लिपि रही थी। इसके साथ साथ इसी क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि रही थी, उसका प्रभाव काबाइली था। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर पढ़ी जाती है, जो कि आज उर्दू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन क्षेत्रों में बोली जाती है, या उधर पाख्तो बोली जाती है। तो इन क्षेत्रों में जो है ये लिपि, खरोष्ठी लिपि का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। शेष भारत जो था इधर जो है ये ब्राह्मी लिपि मिलती है, और इधर कुछ एक क्षेत्रों में द्रविड़ लिपि मिलती है, साउथ इंडियन क्षेत्रों में। लेकिन ये जो कह रहा है प्रश्न क्या है अपना, कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि, अशोक के पहले की ब्राह्मी लिपि कहाँ मिली, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अनुराधापुर। अनुराधापुर कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में। जब अनुराधापुर में अशोक से पहले एक ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। लिपि आधार पर मैंने अशोक को या मौर्य साम्राज्य को समझाने की कोशिश की। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक के प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है। तो कौन सा अभिलेख है, आंसर अगर आप लोग जान रहे हो तो बताइए। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भाब्रू शिलालेख। पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो ये जो बुद्ध धम्म संघ जो तीन हैं, इसी को एक शब्द दूसरे शब्दों में, या इसके लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है त्रिरत्न। अगर टर्म त्रिरत्न दे, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको शामिल किया त्रिरत्न शब्द को, आप लोग याद रखिएगा। चाहे शब्द त्रिरत्न हो, चाहे बुद्ध धम्म संघ हो, वो इन तीनों के बारे में चर्चा किसमें है, भाब्रू शिलालेख में। इज इट क्लियर? ओके, अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग विकल्पों में देखेंगे बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जानकारी कहाँ पर अशोक के किस शिलालेख में मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भाब्रू है उसमें बुद्ध धम्म संघ के बारे में जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में भी ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो युद्ध था उसको छोड़ करके धर्म यात्रा उसने प्रारंभ किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और 7वें शिलालेख में तो विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता और जो धर्म के संबंध में बौद्ध धर्म के संबंध में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, 13वां शिलालेख किससे संबंधित है या संबंधित है? तो इसका आंसर सीधा सा आप लोग सब लोग जान ही रहे होंगे लगभग, मुझे उम्मीद है। थोड़ा कफ हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 13वां शिलालेख संबंधित है, सीधा सा क्वेश्चन है, युद्ध से। जो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? 13वें शिलालेख में, इसलिए 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? युद्ध से। इज इट क्लियर? अशोक के किस शिलालेख में युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? कौन सा ऐसा शिलालेख है या कौन से ऐसे शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, जिनके माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि युद्ध के पश्चात अशोक के मन में करुणापूर्ति, दयापूर्ति ऐसे भाव आए और उसे लगने लगा कि जो ये अहिंसा का पालन करना चाहिए, युद्ध गलत है, ये लाखों लाख की संख्या में युद्ध में लोग मारे जाते हैं। तो ये कौन सा शिलालेख है, किसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं और आप लोग आंसर जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ओके, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा धौली और जौगढ़। आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर जब कलिंग पर आक्रमण करता है अशोक, कलिंग पर आक्रमण के दरमियान उसको जो है युद्ध से मोह भंग हो जाता है और वो अहिंसा का अनुपालन करता है, जैसा कि बौद्ध अनुश्रुतियाँ कहती हैं या उनका मानना है। ठीक, ये धारणा बौद्ध अनुश्रुतियों से विशेष रूप से विकसित हुई कि अशोक पहले बहुत बर्बर और निष्ठुर था, लेकिन जब वो बौद्ध धर्म के संग में बौद्ध संघ या बुद्ध धर्म अपनाता है, उसके बाद वो बहुत सहृदय हो जाता है और अहिंसा का मार्ग अपना लेता है। उसी से संबंधित इसको किया गया है। तो इसमें जो धौली और जौगढ़ है, ये यहाँ पर जो कलिंग प्रांत थे, विशेष रूप से उसके 2 प्रसिद्ध स्थल थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कुछ एक छोटे छोटे अभिलेख स्थापित कराए और आप इन अभिलेखों की विशेषता क्या है, यहाँ पर किस उसकी मूर्ति मिलती है, किस पशु की, इसको याद रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जानकारी के माध्यम से अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, वरना अगर आप लोग को नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको बताऊँगा। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था अशोक के किन शिलालेखों में किसकी मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो आप लोग, ये भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं लगेंगे। अगर आप लोग जान रहे हैं हाँ ये है, घटनाओं को कोरिलेट करके आप जोड़ सकते हैं तो राइट आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख जो अशोक का है, उसमें 8वीं जातियों के बारे में चर्चा मिलती है। तो दोस्तों जब 13वें शिलालेख में इधर की बहुत बड़ी व्यापकता है, उसको आप जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स में बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। 13वां शिलालेख ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध तो मिलता ही है, साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। 8वीं जातियाँ और जो भी इधर की और जातियाँ थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ इससे जो विदेश के जो इधर के राज्य थे, चाहे सीरिया हो चाहे यूनान हो, उससे जो अशोक के संबंध थे या मौर्य कालीन शासकों के संबंध थे, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो 13वें शिलालेख का एक तरीके से जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो भौगोलिक सीमा है उसके बारे में संबंधित जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? अभी मैंने जो लिपि आधार पर डिस्क्राइब किया है पिछले क्वेश्चन में, उसको आप लोग समझ लेंगे और राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा और खरोष्टी। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में या जो है टिक करिए। तो बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो लिपि थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। अभी भी उर्दू कैसे लिखी जाती है,
राइट टू लेफ़्ट, जबकि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट। ओके, ये चीज़ आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है, तो किस नाम से अशोक के शिलालेख का उल्लेख हुआ है उसके शिलालेखों में? आप लोग अगर जान रहे हैं तो चारों विकल्पों में से जल्दी जल्दी बताएं, सही विकल्प टिक करने की कोशिश करिए। ओके, मैं बताता हूँ। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था और उसके शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी के रूप में जानकारी मिलती है। प्रियदर्शी का अर्थ जो होता है जनता के साथ जो वत्सलता का या प्यार का व्यवहार करना, तो इस वजह से अशोक को प्रियदर्शी माना जाता है। थोड़ा कफ हो गया है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। तो अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध विवरण हमें प्राप्त होता है, कौन सा ऐसा शिलालेख? अभी हम लोगों ने कई बार चर्चा की इस पर, तो कौन सा इसका आंसर होगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आप लोग बताएं इसको। सॉरी, थोड़ा कफ हो गया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग अभी इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। 13वां जो शिलालेख है अशोक का, उससे कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग नगर या कलिंग राज्य कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया आप लोग, अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन चूँकि इससे ही जुड़ा है उसको बताने के बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? 260 ईसा पूर्व, 61 ईसा पूर्व, 278 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर विल बी बी, यानी 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजिट किया? तो विजिट कब किया? यहाँ पर जो आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आंसर को पढ़ेंगे, विकल्पों को पढ़ेंगे, चूँकि बहुत ही करीबी विकल्पों को मैंने डाला है, और शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन एरर, जो लोग हमसे बहुत से स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर ह्यूमन एरर हो गई, इस वजह से मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, मैं बाहर हो गया एग्ज़ाम से, तो इस कंडीशन में आप तैयार रहेंगे इसके लिए कि ऐसी असावधानी न करें क्वेश्चन पढ़ते हुए, उसके वर्ड्स को बहुत ही विशेष रूप से उस पर ध्यान रखें। अगर आप जो है वर्ड्स पर ध्यान नहीं रखेंगे और सामान्य रूप में अरे हाँ मैंने पढ़ लिया, इसका आंसर ये होगा, तो वहाँ पर ह्यूमन एरर हो जाती है। क्योंकि आयोग की हमेशा कोशिश रहती है कि रूट टर्म को या ऐसे क्वेश्चन सेट करें जिसमें थोड़ा टेक्निकल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको इसमें टेक्निकल इश्यूज़ क्या है। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजिट किया? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 4 विकल्प हैं, राज्य प्राप्ति के 4थे वर्ष, राज्य प्राप्ति के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 2रे वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब दोस्तों मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जो फर्स्ट इससे पहले का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के से संबंधित, वो ये कि जो राज्याभिषेक का 8वां वर्ष, अशोक के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि अशोक जो है 273 ईसा पूर्व जब बिंदुसार की मृत्यु होती है उसके बाद सत्ता ग्रहण करता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे हमेशा आता है, आप लोग याद रखिएगा। 273 BC में अशोक जो है वो क्या करता है, वो सत्ता ग्रहण करता है या राजा बनता है। लेकिन सत्ता पाना और उस एक समारोह के साथ में सत्ता पाना, दोनों में अंतर रहता है। तो चूँकि ये सत्ता तो पाता है लेकिन इसका राज्याभिषेक नहीं होता है, इसका राज्याभिषेक होता है 269 BC, 269 BC। ओके, 269 BC में जब इसका राज्याभिषेक होता है जो शासन प्राप्ति के 4 वर्षों बाद, जब 269 में इसका राज्याभिषेक होता है, और इसी के बाद अब यहाँ से अब आप काउंट करेंगे ना कि 273 से काउंट करेंगे, तो यहाँ से जब काउंट करेंगे 261 में ये कलिंग पर आक्रमण करता है। तो 261 BC में कलिंग पर आक्रमण करता है, तो 269 से जब लेस करेंगे 261 कितना होगा,
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राइट आंसर कैसे हम लोग निकाल सकें, ये चीज़ें आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इतिहास ऐसा विषय नहीं जिसको आप रट जाइए, उसको समझने की कोशिश करिएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही आसान शब्दों में या आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो चूँकि ये फैक्चुअल जानकारियाँ हैं, अशोक के जो 13वां शिलालेख हैं, जो 7वां स्तंभ लेख हैं, उन सब के बारे में आपको अपने जो नोटबुक है जो उस पर क्या करना है, आप लोगों को जो है एक तरफ अशोक के अभिलेख, उनका स्थल और उनसे संबंधित विशेष जो तथ्य हैं उनको अपने नोट्स में शामिल करना है या अपने नोट्स को इनरिच करना है अगर कुछ छुटा हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा अभिलेख समर्पित है? तो आप लोग जान रहे होंगे जो अशोक का 7वां स्तंभ लेख है वो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। उस अभिलेख में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, हर एक जो अपने आसपास के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनसे मेल मिलाप रखे, संबंध अच्छे बनाए। तो ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता की का ही परिचायक है। और यानी कुल मिलाकर के पूरा अभिलेख जो है वो धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। और अभिलेख जैसा कि आप जान रहे हैं एक तरीके से राजकीय आदेश के रूप में हुआ करते थे तत्कालीन समय में, विशेष रूप से अशोक के समय में। अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम काल के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, तो कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया है और इसको अगर आप लोगों के पास जानकारी नहीं है तो आप लोग इसको अपनी जानकारी में पुट कर लीजिएगा। कौन सा शिलालेख है? यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, यानी दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। दो ऐसे शिलालेख हैं जिनसे विशेष रूप से संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। केवल 13वां ही याद मत रखिएगा, 13वां के साथ में दूसरे में भी अगर दूसरा आता है तब भी आपका आंसर सही होगा, 13वां आता है तब भी सही होगा, दोनों मिला के आते हैं तब भी आप उसको सही आंसर तक एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो अभी मैंने आपको चर्चा की थी। पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, आप लोग आंसर करिए। इसमें से चारों विकल्प हैं, चेल, पांड्या, सातवाहन, सतीपुत्र। तो इसमें से आप आंसर करिए, मैं बताता हूँ तब तक और भी चीज़ें आपको। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था अपने लास्ट क्वेश्चंस में या डिस्कशन में कि जो अशोक के काल में 13वां शिलालेख होता है उसमें दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? 13वें शिलालेख में। ओके, तो कौन कौन से हैं इसमें? वहाँ पर चोल, चेर, पांड्या और सतीपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि सातवाहन जो विकल्प है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। याद रखेंगे, चोल, चेर, पांड्या और सतीपुत्र 4 ऐसे राज्य थे जिनके बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से 13वें अभिलेख से विशेष रूप से मिलती है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर मैंने एक को शामिल किया है। क्वेश्चन की टेंडेंसी हो सकता है आयोग बदल दे, तो उस कंडीशन में इसलिए चूँकि कई अशोक के अभिलेख हैं, 4 अभिलेख जिनमें अशोक का नाम दिया गया है, तो हो सकता है उसमें से 3 डाल दे और इसको क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दे कि भाई इसमें से किसमें अशोक का नाम नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में इसका सही आंसर होगा गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का प्रॉपर नाम मिला है कि ये इस अभिलेख की स्थापना अशोक ने करवाई या अशोक इस लेख से संबंधित है, इस रूप में अशोक का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पिछले लेक्चर में मैंने समझाया भी था आप लोगों को। तो अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बुद्ध के जन्म से, उनके ज्ञान प्राप्ति से, उनके प्रथम उपदेश से या शरीर त्याग से। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? ओके, मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा रुमिनदेही का संबंध बुद्ध के जन्म से है। क्योंकि रुमिनदेही कहाँ है? नेपाल की तराई में जो लुम्बिनी पड़ती है उसी के पास में रुमिनदेही है। ये नेपाल की तराई है। ओके,
ये उत्तर प्रदेश और बिहार का एक तरीके से बॉर्डर वाला पोर्शन है। यहीं पर लुम्बिनी और पड़ोस में ही जस्ट उसके रुक्मिंदेही है। तो वहाँ पर अशोक ने अपना एक स्तंभ लेख स्थापित कराया। इस स्तंभ लेख में चूँकि यहाँ अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी का दौरा भी किया था, वहाँ उसने यात्रा भी की थी लुम्बिनी की। तो इस आधार पर वहाँ पर उसने कर माफ़ी भी की। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन चीज़ों को आप कोरिलेट करके साथ में ही समझने की या जानकारी रखने की कोशिश करेंगे। अपना अगला प्रश्न है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम लिया गया है, नामोल्लिखित है, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? 4 विकल्प हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया में, राजस्थान के जयपुर ज़िले में या बिहार के चंपारण ज़िले में। तो दोस्तों गुर्जरा कहाँ स्थित है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में गुर्जरा अवस्थित है। गुर्जरा अभिलेख की विशेषता क्या है? यहाँ से अशोक का नामोल्लेख हुआ है। दक्षिण भारत के 3 और अभिलेख हैं जिनसे अशोक का नामोल्लेख मिलता है, कर्नाटका में अवस्थित हैं। इतनी मैंने हिंट दे दी। उन स्थलों के या अभिलेखों के आप लोग स्तंभ लेखों के आप लोग नाम बताएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास अब यहीं पर ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखा नहीं, वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मुझे भी और भी कंटेंट अच्छा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।